आज का पहला क्वेश्चन देखिए, पूर्व पाषाणकालीन मानव के जीवन, उपकरण एवं आजीविका के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नंबर 1 दिया है भैया, वह मुख्यतः शिकार एवं खाद्य संग्रह पर निर्भर था। दूसरा देखिए, वह लघु पाषाण उपकरणों कोर व फ्लेक्स पर प्रयोग करता था। और तीसरा देखिए, वह धातु उपकरणों एवं पशुपालन से परिचित था। और चौथा दिया गया, उसके उपकरण मुख्यतः क्वार्ट्ज एवं क्वार्ट्जाइट से बने होते थे। आपके सामने उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया 1, 2 और 4, और दूसरा दिया गया 1, 3 और तीसरा दिया गया है 2 और 3, और चौथा दिया गया 1, 2, 3 और 4। इनमें से बताना है कौन सा सही है। पूर्व पाषाणकालीन जो मानव होते हैं अपने आजीविका के लिए किन उपकरणों का प्रयोग करते थे या किन साधनों का प्रयोग करते थे। पहला ऑप्शन देखिए, वो मुख्यतः शिकारों और खाद्य संग्रह पर निर्भर थे। ये कथन एकदम सही है। वह लघु पाषाण उपकरण क्या कहते हैं, लघु पाषाण उपकरण कोर व फ्लेक्स का प्रयोग करते थे। ये भी आपका कथन सही होता है। वह धातु उपकरणों एवं पशुपालन से परिचित है। ये आपका कथन गलत होता है, क्योंकि नव पाषाण काल में ये परिचित होते हैं। इनके उपकरण मुख्यतः क्वार्ट्ज एवं क्वार्ट्जाइट से बने होते हैं। ये आपका चौथा सही है। 1, 2 और 4 देखेंगे तो सही होता है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्या है, हम लोग आज की जो हमारा टेस्ट चल रहा है, जो जीएस वर्ड होता है, क्या है जीएस वर्ड का हमारा पहला टेस्ट चल रहा है। क्या है जीएस वर्ड ने जो यूपीपीसीएस द्वारा कराया जा रहा है पहला टेस्ट जो होता है, उसके बारे में हम लोग उसको टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं। वह टेस्ट होता है एनिसेंट एंड मेडुअल हिस्ट्री। क्या होता है, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से संबंधित ये हमारा टेस्ट होता है। ये देखिए यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज 2026 के लिए 2026 के लिए कराया जा रहा है, जिसको टेस्ट बुकलेट नंबर हमारा ए है। क्या है, बुकलेट सीरीज जो होती है हमारी ए है। और यूपीपीसीएस का जो जीएस वर्ड करा रहा है उसका हमारा पहला टेस्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के अवशेष एक ही क्षेत्र में पाए जाने का प्रमुख कारण क्या होता है। उस क्षेत्र में कृषि का शीघ्र विकास। नंबर 2 दिए, उस क्षेत्र में भौगोलिक निरंतरता एवं संसाधनों का उपलब्धता। और तीसरा दिया गया, वहाँ नगर सभ्यता का उद्भव। और चौथा दिया गया, वहाँ धातु उद्योग का आरंभ। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें बी वाला ऑप्शन सही होता है। उस क्षेत्र में भौगोलिक निरंतरता एवं संसाधनों की उपलब्धता सही होती है। अगर कृषि क्षेत्र की बात की जाए तो कृषि क्षेत्र जो होता है नवपाषाण काल में का होता है। इसका विकास नवपाषाण काल में होता है। किस काल में, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में इसका विकास होता है कृषि क्षेत्र का। और यह वहाँ नगर सभ्यता का उद्भव होता है। अगर देखा जाए नगर सभ्यता जो होती है सिंधु सभ्यता के समय आती है। किसका, सिंधु सभ्यता के समय आती है। धातु उद्योग की बात की जाए तो ये चारकोलित युग में, कौन से चारकोलित युग में इसका प्रयोग किया जाता है धातु का। फिर उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक क्या है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव के जीवाश्म नर्मदा घाटी एवं होशंगाबाद क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 दिया, नर्मदा घाटी से प्राप्त मानव अवशेष को नर्मदा मानव कहा जाता है। दूसरा दिया गया, यह अवशेष होमो इरेक्ट एवं होमो सेपियंस के बीच की कड़ी माना जाता है। और तीसरा दिया, यह खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1982 में की गई थी। और चौथा दिया, यह खोज गंगा घाटी से संबंधित है। इनमें से बताना है, आपको सामने दिए एक सही कथन का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों में से बताना है कौन सा कथन आपका सही होता है। देखा जाए, देखिए जो प्रागैतिहासिक मानव के जीवाश्म और नदी नर्मदा घाटी के और होशंगाबाद क्षेत्र से संबंधित है। नर्मदा घाटी से प्राप्त मानव अवशेषों को नर्मदा मानव कहा जाता है। ये आपका कथन सही है। यह अवशेष होमो इरेक्ट एवं होमो सैपियंस के बीच की कड़ी मानी जाती है। ये भी आपका कथन सही है। इसकी खोज की बात की जाए तो ये पूरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1982 के कथन से सही है। इसमें पहला और तीसरा, इसकी खोज गंगा घाटी से संबंधित है, ये आपका कथन गलत होता है। क्योंकि आपको पहले बताया गया इसका क्या होता है, भारतीय मानव विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कौन सा, नर्मदा नदी घाटी। गंगा घाटी नहीं, नर्मदा नदी घाटी होती है। इस वजह से चौथा गलत काट देंगे। इसकी वजह से इसमें पहला, दूसरा, तीसरा आपका कथन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए है, सराय नाहर राय क्या है, सराय नाहर राय एवं महदहा क्या है, सराय नाहर राय एवं महदहा से संबंधित निम्नलिखित लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए, ये स्थल गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। और दूसरा देखिए, इन स्थलों से मानव समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। और तीसरा देखिए, यहाँ से आभूषण, सूक्ष्म पाषाण उपकरणों एवं दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिलती हैं। और चौथा देखिए, ये स्थल नवपाषाण कृषि संस्कृति के प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इनमें से बताना हो, सराय नहर और जो मदाहा क्षेत्र होता है, महदाहा, इस क्षेत्र से कौन से कह सकते हैं क्या चीज़ की प्राप्ति होती है। अगर इनमें बात की जाती है, ये स्थल गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से संबंध है। इसका कथन सही होता है। ये स्थलों से मानव समाधियाँ क्या होते हैं, महानव समाधियों की प्राप्ति होती है। कह सकते हैं यहाँ पे जो होते हैं समाधि गृह मिलती है। यहाँ पे आभूषण, सूक्ष्म पाषाण उपकरण एवं दैनिक उपयोगी हुई वस्तुएं मिलती हैं। यहाँ पे ये कथन भी सही होता है। ये स्थल नवपाषाण कृषि संस्कृति से प्रत्यक्ष प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं, ये आपका गलत होता है। इसमें चौथा कथन गलत हो जाएगा। बाकी जो तीनों दिए गए पहले, दूसरा, तीसरा, इसका सही होता है। इसका चौथे का ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, दमदमा क्या है, दमदमा एवं विंध्य क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, दमदमा से एक साथ कई मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। नंबर 2 देखिए, दमदमा उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में स्थित है। और तीसरा देखिए, विंध्य क्षेत्र से सर्वाधिक मानव कंकाल नवपाषाण काल के मिले हैं। और चौथा दिए गए हैं, दमदमा मानव अवशेषों के अध्ययन से
शिकारी संग्रहकर्ता जीवन की पुष्टि होती है। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें देखिए, दमदमा से एक साथ कई मानव कंकाल प्राप्त हुए, ये कथन आपका एकदम सही होता है। दमदमा उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में है, ये भी कथन सही होता है। विंध्य क्षेत्र में सर्वाधिक मानव कंकाल नवपाषाण काल से मिले हैं, ये कथन आपका गलत होता है। क्या होता है? सबसे ज़्यादा नवपाषाण काल से, ये कथन गलत है। ये मिलता है मध्यपाषाण काल से। किससे? मध्यपाषाण काल से मिलता है, नवपाषाण काल से नहीं। और दमदमा मानव अवशेषों से अध्ययन से शिकार संग्रहकर्ता जीवन की पुष्टि होती है, ये आपका कथन सही होता है। इसमें देखेंगे पहला, दूसरा, चौथा जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो सर्वाधिक कंकाल किस में बढ़ते हैं? मध्यपाषाण काल में। इसका इसी वजह से तीसरा ऑप्शन गलत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लहुरा देव क्या है? लहुरा देव एवं नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 देखिए, लहुरा देव झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल होता है। और दूसरा देखिए है, यहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। तीसरा देखिए, नवपाषाण काल में मानव ने अस्थायी जीवन एवं कृषि को अपनाया। और चौथा देखिए, नवपाषाण काल में धातु उपकरणों का व्यापक उपयोग प्रारंभ हो गया था। इनमें से बताना है लहुरा देव और जो स्थल होता है नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से बताना है आपका कौन सा सही होता है। अगर इसकी बात की जाए तो लहुरा देव जो होता है झील के किनारे स्थित एक प्रारंभिक कृषि स्थल होता है, ये आपका कथन सही होता है। और दूसरा देखिए, यहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, ये भी आपका कथन सही होता है। नवपाषाण काल में मानव ने अस्थायी जीवन के लिए कृषि को अपना लिया, ये भी कथन सही होता है। नवपाषाण काल में धातु उपकरणों को व्यापक उपयोग प्रारंभ हो जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये व्यापक रूप से इसका उपयोग नहीं किया जाने लगा था। इसका चौथा ऑप्शन गलत होता है। इसमें चौथा ऑप्शन गलत हो जाता है। इसका सही उत्तर होता है 1, 2, 3, तीनों ये सही होते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पूछा गया पाषाणकालीन मानव के निवास प्रकार एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पूरा पाषाण काल में मानव का विकास मुख्यतः नदी तटों के आसपास होता था, ये कथन। दूसरा देखिए, मध्य पाषाण काल में गुफा एवं शैलाश्रय निवास का प्रचलन बढ़ा। और तीसरा देखिए, नवपाषाण काल में कच्चे एवं पक्के मकानों का निर्माण प्रारंभ हो गया। और चौथा देखिए, ताम्रपाषाण काल का संबंध पूर्णतः घुमंतु जीवन से था। क्या है? ताम्रपाषाण काल का संबंध पूर्णतः घुमंतु जीवन से था। अब इनमें से चारों में से बताना है कौन सा सही है। अगर पाषाणकालीन मानव के निवास की बात की जाए तो ये पूरा पाषाण काल के मानव का मुख्यतः निवास नदी तटों के आसपास होता था, ये आपका कथन एकदम सही होता है। मध्य पाषाण काल के में जो होता है गुफा एवं शैलाश्रय निवास होता था, प्रचलन बढ़ता है, ये भी कथन सही है। नव पाषाण काल में कच्चे मकान एवं पक्के मकानों का निर्माण प्रारंभ हो गए थे, ये भी कथन सही है। ताम्रपाषाण काल का संबंध पूर्णतः है, क्या होता है? पूर्णतः ये घुमंतु जीवन से नहीं था। इसमें चौथा ऑप्शन गलत काट देंगे तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्थलों एवं काल निर्धारण विशेषता पर विचार कीजिए। पहला देखिए, कायथा मध्य प्रदेश में स्थित है। क्या है? कायथा मध्य प्रदेश में स्थित है तथा ताम्रपाषाण संस्कृत से संबंध है। कायथा का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश से है और वह ताम्रपाषाण जो संस्कृत होती है उससे संबंध होता है। दूसरा दिया गया है चिराग, जो बिहार से संबंध है या बिहार में स्थित है और नवपाषाण काल संस्कृत का महत्वपूर्ण स्थल होता है। और तीसरा देखिए, दमयाबाद महाराष्ट्र से संबंध है, ये पूर्णतः हड़प्पा संस्कृत से जुड़ा है। और चौथा दिए गए हड़प्पा जो होता है या कह सकते हैं पाषाण जो होता है कांस्य एवं लौह युग। क्या होता है? पाषाण, कांस्य एवं लौह युग का प्रथम व्यवस्थित विभाजन थॉमसन द्वारा किया जाता है। इनमें से बताना है कौन सा सही है। देखिए, इसका जो सही उत्तर होता है, जो कायस्थ होता है मध्य प्रदेश में स्थित ताम्रपाषाण संस्कृत से संबंध है, पहला ऑप्शन सही होता है। और दूसरा चिरांद की बात की जाए तो ये बिहार में अवस्थित है, नवपाषाण से संबंध है इसका। जबकि दाइमाबाद महाराष्ट्र में ये पूर्णतः हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा है। इसकी बात की जाए तो जो दाइमाबाद होता है पूर्णतः हड़प्पा सभ्यता से इसका संबंध नहीं होता है। यह मिश्रित संस्कृति क्या होती है? मिश्रित संस्कृति से संबंध होता है। क्या है? पूर्णतः हड़प्पा संस्कृति से नहीं, मिश्रित संस्कृति से संबंध होता है। और पाषाण काल से लौह युग का प्रथम व्यवस्थित विभाजन थॉमसन द्वारा किया जाता है, ये भी एकदम कथन सही है। इसमें पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन सही हुए, इस वजह से इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन देगा, हड़प्पा सभ्यता के किनारे नगर योजना एवं कृषि व्यवस्था के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। जो हड़प्पा सभ्यता होती है, नगर योजना एवं कृषि व्यवस्था के संदर्भ में कथन का विचार करना है। धोलावीरा से विशाल जल संरक्षण प्रणाली के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सरसों, तिल, जौ एवं गेहूं की खेती की जाती थी। और तीसरा दिया गया, चनहुदड़ो केवल धार्मिक केंद्र था, औद्योगिक गतिविधियों से रहित। क्या होता है? औद्योगिक गतिविधियों से रहित। हड़प्पाई नगरों में जल प्रबंधन नगर नियोजन का अभिन्न अंग था। इनमें से बताना है कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, इसमें क्या होता था, हड़प्पा सभ्यता जो नगर योजना और कृषि व्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए तो जो धौलावीरा से विशाल जल संरक्षण प्रणाली मिलती है। क्या होते हैं? धौलावीरा से आपको जो होता है विशाल जल संरक्षण प्रणाली मिलती है, ये कथन आपका सही होता है। हड़प्पा सभ्यता में सरसों, तिल एवं गेहूं, जौ एवं गेहूं की खेती की जाती थी, ये भी आपका कथन सही है।
चनहुदड़ो केवल धार्मिक केंद्र था। ये केवल धार्मिक जो चनहुदड़ो था यहाँ से केवल धार्मिक केंद्र नहीं था, औद्योगिक गतिविधियों से रहित था। ये आपका तीसरा जो कथन है ये गलत हो जाता है। हड़प्पा नगर में जल प्रबंधन नगर नियोजन का अभिन्न अंग था। ये आपका कथन सही होता है। पहला, दूसरा, चौथा इसका सही होता है। इसमें 9 का पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 4 कथन दिए गए, इनमें से बताना है कौन सा सही है। स्वतंत्रता के बाद भारत में उत्खनन किया गया प्रथम स्थल रोपण है। आपको बताया जा रहा है या पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता के बाद जब भारत में उत्खनन किया गया तो प्रथम स्थल रोपण है। ये आपको बताया जा रहा है प्रथम स्थल रोपण है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि रोपण जो हड़प्पा सभ्यता स्थल होती है कहाँ, किस राज्य में अवस्थित है। रोपण सतलुज नदी के तट पर अवस्थित है। और तीसरा दिया मोहनजोदड़ो चनहुदड़ो दोनों सिंध क्षेत्र में स्थित है। और चौथा दिया गया है सुरकोटदा पूर्णतः पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा स्थल है। इनमें से बताना है कौन सा सही है। अगर इसकी बात की जाए तो जो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी प्रथम स्थल रोपण होता है स्वतंत्रता के बाद, ये आपका सही होता है। जो रोपण होता है सतलुज नदी के तट पर अवस्थित है, ये भी आपका कथन सही है। मोहनजोदड़ो चनहुदड़ो दोनों मध्य की स्थिति में मोहनजोदड़ो चनहुदड़ो दोनों सिंध क्षेत्र में स्थित है, ये भी आपका कथन है। सुरकोटदा पूर्णतः पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा स्थल होता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये पूर्णतः पाकिस्तान में अवस्थित नहीं होता है। सुरकोटदा की बात की जाए क्या होता है, सुरकोटदा की बात की जाए तो ये भारत के गुजरात क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ पे ये गुजरात में अवस्थित है। कहाँ पे? गुजरात में अवस्थित है, न कि पाकिस्तान में। इस वजह से चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से विस्तृत क्रीड़ा क्षेत्र क्या है, क्रीड़ा क्षेत्र या स्टेडियम के प्रमाण प्राप्त होते हैं तथा वह राजस्थान में स्थित है। आपको बताना है जो क्रीड़ा क्षेत्र का प्राप्त होता है स्थान राजस्थान के किस क्षेत्र में, या कह सकते हैं जैसे राजस्थान राज्य होता है उसके किस स्थल जो हड़प्पा सभ्यता स्थल होती है कौन से क्षेत्र में अवस्थित है। नंबर 1 धौलावीरा, नंबर 2 मोहनजोदड़ो, नंबर 3 मांडा, नंबर 4 कालीबंगा। इनमें से आपको बताना है कौन से स्थल पे ये अवस्थित है। देखिए राजस्थान की बात की जाए तो इसमें कालीबंगा जो होता है यहाँ से प्राप्त होता है। धौलावीरा की बात की जाए तो ये हरियाणा में अवस्थित है। मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो ये पाकिस्तान में अवस्थित है। मांडा की बात की जाए तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। जो आपका कालीबंगा बचता है, कालीबंगा केवल आपका राजस्थान में अवस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। रोपड़ सतलुज नदी के किनारे स्थित है। नंबर 3 दिया गया लोथल घग्गर नदी पर अवस्थित है। और चौथा दिया गया कालीबंगा घग्गर नदी से संबंध होता है। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए हड़प्पा जो होता है रावी नदी के तट पर अवस्थित होता है, ये आपका सही कहा गया है। रोपण जो होता है अभी आपको बताया गया सतलुज नदी के किनारे पर अवस्थित है, इसका दूसरा भी सही है। लोथल जो होता है घग्गर नदी पर अवस्थित नहीं होते हैं। क्या आता है? लोथल की बात की जाती है साबरमती, कौन से नदी पे? साबरमती ज्योति नदी, साबरमती नदी नदी होते हैं उस पर अवस्थित होता है। और आखिरी जो दिया है कालीबंगा घग्गर नदी पे संबंध होता है। इसकी बात की जाए तो काली नदी का संबंध जो होता है घग्गर से होता है। ये आपका कथन सही होता है। इसमें पहला, दूसरा और चौथा कथन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन को एक को कथन आई ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। पहले देखिए चनहुदड़ो और लोथल हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख औद्योगिक केंद्र थे। नंबर 2 देखिए इन स्थलों से मन का निर्माण, तांबा ढलाई तथा शंख उद्योग के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है, किसकी व्याख्या कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें कथन और कारण दोनों सही होते हैं। आर जो होता है एक का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, क्योंकि जो चनहुदड़ो और का जो था लोथल स्थल होता है यहाँ से मनका का निर्माण किया जाता था, तांबा ढलाई की जाती थी और शंख उद्योग का प्रमाण भी मिलते हैं। इस वजह से जब का कथन दिया गया चनहुदड़ो और लोथल से, ये इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ हड़प्पा स्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसकी विशेषता बताई गई है कि कौन सा हड़प्पा स्थल की कौन सी विशेषता होती है। देखिए अगर इनमें से हड़प्पा स्थल की बात की जाए, जो कालीबंगा होते हैं, कालीबंगा से हमें क्या मिलता है? हल से जुते खेत। क्या होते हैं? कालीबंगा से हमें हल से जुते खेत प्राप्त होते हैं। पहले का तीसरा देखते हैं किस में है। इसमें बी और सी कट गया है। आपके सामने बचा क्या है? ए और डी बचा है। अब लोथल की बात की जाए तो क्या होता है? लोथल एक होता है डॉकयार्ड या कह सकते हैं बंदरगाह होता है। इसमें अब दूसरा देखें, ये आपका ये कट गया, चौथा भी कट गया है। और धौलावीरा की बात की जाए तो जो धौलावीरा होता है, धौलावीरा हिसाब से क्या होता है? धौलावीरा से जल संरक्षण का अभी आपके जस्ट इसके ऊपर पढ़े थे। धौलावीरा जो होता है जल संरक्षण की उन्नत व्यवस्था होती है। मोहनजोदड़ो की बात की जाती है, यहाँ विशाल स्नानागार प्राप्त होता है। इस तरह इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले ए का तीसरा हो गया, बी का दूसरा हो गया, सी का पहला हो गया, डी का चौथा हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 दिया गया मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा था। और दूसरा दिया गया धौलावीरा से जल संरक्षण नगर योजना का केंद्रीय तत्व था। और तीसरा देखिए हड़प्पाई नगरों में सड़कें अवस्थित थे। और चौथा देखिए नगरों का विभाजन दुर्ग और निचला नगर में था। इनमें से बताना कौन सा सही है। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता था, ये कथन आपका एकदम सही है। धौलावीरा जल संरक्षण नगर नियोजन
के लिए केंद्रीय तत्व था, ये भी आपका कथन सही है। हड़प्पाई नगरों में सड़कें अव्यवस्थित थी, ये आपका कथन गलत है क्योंकि यहाँ सड़कें व्यवस्थित थी। तीसरा आपका गलत हो जाएगा। नगरों का विभाजन दुर्ग और निचला नगर में था, यह कथन सही होता है। इस प्रकार पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा इसका कथन सही होता है। नगर यहाँ पे जो हड़प्पाई नगर होते थे वह व्यवस्थित थे। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में लोहे के प्रारंभिक प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम हल हल के फल बनाने में हुआ था। दूसरा देखिए, लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व के आसपास हथियारों के निर्माण में शुरू हुआ था। और तीसरा देखिए, लोहा तांबा एवं कांसे की तुलना में कमजोर धातु थी। और चौथा देखिए, लोहे का ज्ञान भारतीयों को हड़प्पा काल से ही था। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें बात की जाए तो जो लोहे का प्रारंभिक उपयोग किया जाता है वह लोहे का उपयोग 1000 ईसा पूर्व के आसपास हथियारों के निर्माण में किया गया था। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा घाटी के घने जंगलों को साफ करने में किस उपकरणों की ऐतिहासिक भूमिका निभाई? क्या होता है? अगर जो देखिए, जो गंगा घाटी का मैदान होता है, घने जंगल होते हैं, उसको साफ करने के लिए कौन से उपकरणों का प्रयोग किया गया था, इसके बारे में बताना है। तांबे की कुल्हाड़ी, पत्थर की औजार, लोहे की कुल्हाड़ी, आग आग का अनियंत्रित उपयोग, इनमें से बताना है कौन सा सही है। उसमें बात की जाए तो जब गंगा नदी के किनारे जो घने जंगल थे उसको साफ करने के लिए लोहे की कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया है। क्या है? लोहे की कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए है, वैदिक काल में पुरोहितों को वैद्य क्या होता है? वैद्य क्यों का माना जाता था? क्या है? वैदिक काल में जो पुरोहित होते हैं उनको वैद्य क्यों माना जाता है? इसका क्या कारण होता था? क्योंकि वे केवल मंत्रों से इलाज करते थे। नंबर दो, क्योंकि उन्हें जड़ी बूटी एवं पेड़ पौधों की गहरी जानकारी थी। और तीसरा दिया, क्योंकि वे शल्य चिकित्सक के विशेषज्ञ थे। चौथा दिया, क्योंकि राजा ने उन्हें यह उपाधि दी थी। इनमें से बताना है कि जो वैदिक काल होता है, वैदिक काल में जो पुरोहितों को वैद्य क्यों माना जाता था? इसका सही उत्तर होता है क्योंकि उन्हें जड़ी बूटी और पेड़ पौधों की गहरी जानकारी थी, इसी वजह से उन्हें वैद्य कहा जाता था। इसका बी ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिष्य जब गुरु के पाठ को दोहराते हैं, क्या होता है? शिष्य जब गुरु के पाठ को दोहराते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वर्षा का आगमन के लिए पहले मेढक टर टर कर रहे हैं। यह वर्णन कहाँ पे मिलता है? क्या है? आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, शिष्य जब गुरु के पाठ को दोहराते हैं, जैसे कोई टीचर है वो पढ़ाते हैं वही चीज़ें को शिष्य जो दोहराता है तो उससे ऐसा लगता है कि मानो वर्षा के आगमन से पहले जैसे मेढक नहीं टर 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 आवाज़ करते हैं। तो ये इसका वर्णन किसमें किया? इसका वर्णन पहले ऑप्शन दिया गया, ऋग्वेद के एक सूक्त में दिया गया है, उपनिषदों के संवाद में दिया गया है, रामायण के श्लोक में दिए गए हैं, मनुस्मृति के अध्याय में दिए गए हैं। इसकी बात की जाए तो ये जो ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद के एक सूक्त में है। क्या है? ऋग्वेद के एक सूक्त में ये कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग मनोरंजन, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग मनोरंजन के लिए संदर्भ में सही है? नंबर एक, रथ की दौड़ एकमात्र मनोरंजन। दूसरा दिखे, वीणा और ढोल प्रतिबंधित वाद्य यंत्र। तीसरा दिखे, जुआ खेलना सबसे प्रिय मनोरंजन। चौथा दिखे, नाचना और गाना केवल महिलाओं के लिए। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। ये कह सकते हैं कौन सा सबसे प्रिय है। जो जुआ खेलना होता है सबसे प्रिय मनोरंजन होता है। क्या है? जुआ खेलना सबसे प्रिय मनोरंजन होता था उस समय। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल की वेशभूषा के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्या है? उत्तर वैदिक काल के जो वेशभूषा होती है उसके बारे में पूछा गया है। लोग केवल रेशमी वस्त्र पहनते थे। दूसरा देखिए, पहनावे में मुख्य रूप से दो वस्त्र, क्या होता है? दो वस्त्र ऊपर और नीचे होते थे। पगड़ी पहनने का कोई साक्ष्य नहीं था। और तीसरा देखिए, धनी लोग केवल सूती वस्त्र पहनते थे। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। पहनावे में मुख्य रूप से दो वस्त्र पहनते थे, ऊपर और नीचे। इसका बी ऑप्शन सही है। रेशमी वस्तु पहनते थे, यह भी कथन गलत है। पहनावे में कोई साक्ष्य नहीं मिलता, ये भी कथन गलत है क्योंकि जो वस्त्र को पहनते थे ऊपर और नीचे पहनते थे, इस वजह से सी वाला ऑप्शन गलत हो गया। धनी लोग केवल सूती वस्त्र पहनते थे, ये आपका कथन गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सोम के संदर्भ में पूछा गया है। सोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक नशीली सूरत थी जो रोजाना पी जाती थी। क्या थी? ये एक नशीली सूरत थी जो रोजाना पी जाती थी। यह एक अति विशिष्ट पेय था। क्या है? अति विशिष्ट पेय था जिसे धार्मिक उत्सवों में पिया जाता था। इसे तैयार करना एक कठिन प्रक्रिया थी। इनमें से बताना है कौन सा सही है। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें ये एक नशीली सूरत रोजाना नहीं पी जाती थी। क्या है? रोजाना नहीं पी जाती थी, इस वजह से पहला गलत होता है। ये एक है अति विशिष्ट पेय था जिसे धार्मिक उत्सवों में पिया जाता था, ये कथन सही है। इसे तैयार करना एक कठिन प्रक्रिया थी, ये आपका सही होता है। इसका बी वाला ऑप्शन सही होता है। क्या है? इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक अर्थव्यवस्था। क्या है? वैदिक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय, क्या है? सामान्य व्यवसाय की श्रेणी में आता था। नंबर एक, धातुकर्म एवं बढ़ईगिरी। नंबर दो दिया गया, मछली मारना और पशुपालन। और तीसरा दिया गया, चमड़े का काम। और चौथा दिया गया, उपयुक्त में से सभी। इनमें से आपसे बताना है कौन में आता है। अगर इसकी बात की जाए, जो सामान्य व्यवसाय होता है वैदिक अर्थव्यवस्था में सभी आते थे। उपयुक्त सभी जो होता है, धातुकर्म एवं बढ़ईगिरी, मछली मारना, पशुपालन, चमड़े का काम, ये सभी आते थे सामान्य व्यवसाय में। अगला क्वेश्चन देखे, वैदिक काल के लोगों के आहार या डाइट के मुख्य रूप से क्या सम्मिलित था?
आपको बताना है जो वैदिक काल के लोग थे उनका जो आहार था क्या था? दूध, मक्खन और घी, फल, सब्जियाँ और अन्न, मांस और मधु, शहद, उपयुक्त में से सही। इसका अगर बात की जाए तो जो वैदिक काल के लोग थे दूध भी खाते थे, मक्खन और घी का भी इस्तेमाल करते थे, फल, सब्जी और अन्न भी खाते थे, मांस और दूध, इसका मतलब उपयुक्त सभी जो होता है, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, समाज में पुरोहितों को प्रथम स्थान क्या होता है? समाज में जो पुरोहित होते हैं उनको प्रथम स्थान प्राप्त करने का मुख्य कारण क्या था? पहला देखिए उनका युद्ध कौशल, नंबर 2 के धर्म को समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण बना देना, और तीसरा देखिए उनकी अत्यधिक संपत्ति होती थी, नंबर 4 देखिए विदेशी व्यापार पर उनका नियंत्रण होता है। इनमें से बताना है जो समाज में पुरोहित होते थे उनका प्रथम स्थान क्यों आता था? अगर इसकी बात की जाए तो वे धर्म को राज्य में अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया, क्या है? धर्म को समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण बना देगा, इसका बी ऑप्शन सही होता है। अगला देखिए सोहन संस्कृत किस पाषाणकालीन संस्कृति का दूसरा नाम है? क्या है? सोहन संस्कृति जो होती थी किस पाषाणकालीन संस्कृति का दूसरा नाम होता है? निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। इनमें से बताना है किसका ये पूर्व नाम होता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये जो सोहन संस्कृति होती थी इसे निम्न पूर्व पाषाण काल कहा जाता है। निम्न पूर्व पाषाण काल, इसका पहला ऑप्शन सही होता है। क्या है? निम्न पूर्व पाषाण काल जो होती है सोहन संस्कृति को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, जो बेलन घाटी है, क्या है? बेलन घाटी की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। एक स्थल में से अस्त जो होती है, अस्त निर्मित मातृ देवी क्या होता है? अस्त निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश में एक बेलन घाटी होती है, वहाँ पे अस्त से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त होती है। वह किस स्थान पर होती है? नंबर 1 सराय नाहर राय में, लोहंदा नाला में, दमदमा में और चौपानी मोंडा में। इन चारों स्थलों में जो चार ये हड़प्पाई स्थल दिए गए, इनमें से बताना है किन स्थान पे इसका ये प्राप्त होता है। अगर बेलन घाटी की बात की जाए तो ये लोहंदा नाला के पास मातृ देवी की जो मूर्ति मिलती है, अस्थियों से मूर्ति मिलती है, इसका बी ऑप्शन सही होता है, लोहंदा नाला। अगला क्वेश्चन देखिए, फलक संस्कृति क्या है? फलक संस्कृति का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? क्या है? फलक जो संस्कृति होती है इसका संबंध किस किस काल से है, इसको बताना है। नंबर 1 दिए गए निम्न पूर्व पाषाण काल, निम्न पूर्व पाषाण काल, नंबर 2 दिए गए मध्य पूर्व पाषाण काल, नंबर 3 दिए गए उच्च पूर्व पाषाण काल और चौथा दिए गए है नवपाषाण काल। इनमें से आपको बताना है किसका संबंध है। अगर फलक संस्कृति की बात की जाए तो ये मध्य पूर्व पाषाण काल से इसका संबंध होता है। किससे? मध्य पूर्व पाषाण काल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो जो मध्य पाषाण काल के संदर्भ में दमदमा कौन है? दमदमा नामक पूरा स्थल से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए थे। क्या होता है? एक साथ 3 कब्र, देखिए जो दमदमा नामक स्थान होता है पूरा स्थल, यहाँ एक ही कब्र में क्या होता है? एक ही कब्र में मानव कंकाल में एक साथ है दफनाए हुए मिले थे। कितने कंकाल कह सकते हैं, कितने लोग दफनाए मिले थे? 2, 3, 4, 5। इनमें से बताना है कितने लोग मिले थे। अगर इसकी बात की जाए तो वहाँ पे 3 लोगों का क्या है? 3 लोगों को एक साथ एक ही कब्र में दफनाए हुए प्राप्त मिलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्यान्नों में कृषि सर्वप्रथम किस काल से प्रारंभ होती है? क्या है? खाद्यान्नों में कृषि सर्वप्रथम किस काल से प्रारंभ होती है? मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और लौह काल। इनमें से बताना किसका सही है। अगर इसकी बात की जाए तो जो कृषि होती है ये नवपाषाण काल से प्रारंभ होती है। किसके? नवपाषाण काल से। न्यूलिथिक एज जो होता है या न्यूलिथिक पीरियड जो होता है उसी से कृषि कार्य वहीं से प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो दक्षिण भारत में महापाषाणिक क्या होता है? दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये संस्कृतियाँ मुख्य रूप से लौह युग क्या होता है? आयरन एज से संबंध है। और दूसरा देखिए इन कब्रों में लोहे के उपकरणों के साथ काले और लाल मृदभांड पाए जाते हैं। इनमें से बताना है कौन सा कथन कथन सही है। अगर इसकी बात की जाए तो इनमें जो दोनों कथन हो, क्या है? दक्षिण भारत की जो महापाषाणिक संस्कृति होती है उनमें ये संस्कृति मुख्य लौह युग था, आयरन एज था। और दूसरी बात क्या था? इन कब्रों में लोहे के उपकरण को साथ दफनाया जाता था, उसी के साथ साथ काले मृदभांड जो होते थे, काले एवं लाल मृदभांड को भी उन दफनाया जाता था। इसमें सी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महापाषाणिक क्या होता है? महापाषाणिक समाधि का प्रकार नहीं है। आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है महापाषाणिक जो समाधि होती है उसका प्रकार नहीं है। नंबर 1 शिष्ट, नंबर 2 डोलमेन, नंबर 3 दिए गए हैं मेनिहर और चौथा दिया गया है विहार। इनमें से बताना है कि उसका संबंध नहीं है। अगर विहार की जाए तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किसका? सॉरी, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंध है। बाकी जितने भी दिए गए हैं ये महापाषाणिक समाधि से संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों को मूल निवास स्थल आर्कटिक क्या होता है? आर्कटिक क्षेत्र है। यह मत किसने प्रतिपादन किया गया है? देखिए जो ऋग्वेद में आर्य लोग आते हैं, कई जो कह सकते हैं इतिहासकार होते हैं या महापुरुष होते हैं, उन्होंने इसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की है। आपसे पूछा जा रहा है जो आर्कटिक क्षेत्र होता है किसने इसका दिया था? मैक्स मूलर, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, डॉक्टर अश्विनी चंद्र दास। इनमें से बताना है किसने ये कथन कहा था। अगर इसकी बात की जाए तो ये जो आर्य लोग होते हैं उनको मूल निवास स्थान की बात आर्कटिक क्षेत्र होता है, ये कहते हैं बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक ने इसका ये व्याख्या। अगले क्वेश्चन की बात चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है?
देखिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, ऋग्वेद जो होता है, ऋग्वेद में उल्लिखित दसराग युग क्या होता है? दसराग युग, जो दसराग युद्ध होता है के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आपसे पूछा जा रहा है दसराग दसराग युद्ध होता है ऋग्वेद काल में, जो एक ऋग्वेद में जिसका उल्लेख होता है, उसमें से चारों कथन में से कौन सा कथन एक गलत है? जो गलत है वही आपका सही उत्तर होगा। यह युद्ध परुष्ण या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। और दूसरा देखिए, यह युद्ध भारत जन के राजा सुदास सुदास और दास अन्य जनों के बीच हुआ था, ये कथन आपको दिया गया। तीसरा दिया गया, इस युद्ध में सुदास की हार हुई थी। चौथा दिया गया, सुदास के पुरोहित विशिष्ट थे। इनमें से बताना है कौन सा कथन आपका गलत है। अगर बात की जाए तो ये युद्ध सुदास की हार हुई थी, ये आपका कथन गलत है। जब गलत है इसी वजह से ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इसमें सुदास की हार नहीं होती, क्या होती है इसमें? हार नहीं होती, सुदास की विजय होती है। इसी वजह से इसमें हार लिख दिए गए, या आपका इसी वजह से कथन गलत होता है। इसमें गलत ही पूछा गया था, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक काल में राजनैतिक संगठनों का सही अवरोही क्या होता है? सही अवरोही बड़े से छोटे क्या होता है? पहला देखिए, जन विस ग्राम कुल, राष्ट्र जन ग्राम विस, तीसरा देखिए कुल ग्राम विस जन, और चौथा देखिए विस जन ग्राम कुल। इनमें से बताना है ऋग्वैदिक काल में बड़े से छोटे क्रम में आपको इसको व्यवस्थित करना है। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें से जो सबसे होता है बड़ा जन होते हैं, जन के बाद विस होता है, विस के बाद ग्राम होता है, ग्राम के बाद कुल होता है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में किस मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र क्या होता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, सातवां मंडल और 10वें मंडल में बताना है कि ऋग्वेद में जो मंडल की संख्या होती है उनमें जो गायत्री मंत्र होता है किस मंडल में उसका उल्लेख किया गया है। अगर इसकी बात की जाए तो ये तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र का जो होता है वो सूर्य देवता से संबंध होता है। अगला दिया गया है, ऋग्वैदिक काल में बलि क्या होता है? बलि का शब्द का क्या अर्थ है? क्या है बलि शब्द का क्या अर्थ है? जानवरों की हत्या करना, राजा द्वारा प्रजा को दिए जाने वाला उपहार होता है, प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिए जाने वाला उपहार होता है, चौथा एक अनिवार्य सैन्य कर होता है। इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। अगर इसकी बलि की बात की जाए तो जो प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से अपनी इच्छा से जो उपहार दिया जाता है वही बलि कहलाता है। क्या है? जो प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिए जाने वाला एक उपहार होता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में आमुज क्या है? अमाजू, अमाजू के बारे में बात करना है कि अमाजू कौन सा कथन है। किसे कहा जाता है? वह कन्या जो जीवन भर अविवाहित रहती हो। दूसरा ये परिवार की सबसे वृद्ध महिला, और तीसरा ये विदुषी महिला जो ऋचाओं की रचना करती हो, और चौथा देखिए कन्या के विवाह पर दिए जाने वाला उपहार। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही होता है। अगर आमुज की बात की जाए, वह कन्या जो जीवन भर अविवाहित रहती हो, क्या है? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आमुज का मतलब होता है वह कन्या जो जीवन भर अविवाहित रहे। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत के किस स्थल में महापाषाणिक क्या होता है? महापाषाणिक समाधान क्या होता है? महापाषाणिक समाधान का साक्ष्य मिलते हैं। सराय नाहर में, दूसरा बुर्जहोम में, तीसरा कोल्डिवा में, चौथा बागोर में। इनमें से बताना है कि महापाषाणिक समाधान का साक्ष्य मिलता है कहाँ से मिलता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये मिलता है बुर्ज होम से। कहाँ से? बुर्ज होम से इसका साक्ष्य प्राप्त होता है। किसका? महापाषाणिक समाधान का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऋग्वैदिक धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको ऋग्वैदिक धर्म से संबंधित 4 कथन दिए गए, इनमें से बताना है कौन सा सही है। पहला दिया गया, ऋग्वैदिक आर्य मूर्त पूजा और मंदिर निर्माण करते हैं। क्या था? ऋग्वैदिक आर्य मूर्त पूजा और मंदिर निर्माण करते हैं। दूसरा दिया गया, उनका धर्म मुख्य रूप से बहुदेववादी था, लेकिन वे एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। और तीसरा देखिए, इंद्र को जल का देवता माना जाता था। चौथा सोम युद्ध के देवता था। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। इसकी बात की जाए तो जो इनका धर्म जो होता है, उनका धर्म मुख्य रूप से एकेश्वर बहुवादी थे। क्या थे? बहुदेववादी थे। इसमें पहला ऑप्शन सही है। उनका धर्म मुख्य रूप से बहुदेववादी थे, लेकिन वे एकेश्वरवादी में विश्वास रखते थे। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देगा, हर्यक वंश के किस शासक को श्रोणिक कहा जाता था? क्या श्रोणिक कहा जाता है? उसका नाम बताना है, क्या नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन और नागदशक। इनमें से बताना है हर्यक वंश का जो किसे श्रोणिक कहा जाता था। अगर इसकी बात की जाए तो इसको हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार होते थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को श्रोणिक कहा जाता था। बिंबिसार के बाद जो गद्दी पे आसीन होते हैं वो होते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद जो गद्दी पे आसीन होते हैं वह उदयन होते हैं। इस तरह इन्हें पितृहंता वंश भी कहा जाता है। जो हरेक वंश होता है इससे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने गंगा और सोन क्या होता है? गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करते हैं। आपको बताना है वह कौन सा शासक था जिन्होंने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करते हैं। नंबर 1 है अजातशत्रु, नंबर 2 सुसुनाग, और नंबर 3 उदयन, नंबर 4 बिंबिसार। इनमें से बताना है कौन सा सही है। अगर इसकी बात की जाए
तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन करते हैं। कौन करते हैं? उदयन। उदयन की बात की जाए तो ये हर्यक वंश के हर्यक वंश से संबंध था इनका। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? नंबर 1 दिए कालाशोक बिंबिसार, नंबर 2 इन दिए गए हैं महापद्मनंद, नंबर 4 अजातशत्रु। अगर इसकी बात की जाए तो जो पहला बौद्ध संगीति होता है वह अजातशत्रु के संरक्षण में होता है 483 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, शिशुनाग वंश के किस शासक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति क्या होते हैं? जो शिशुनाग वंश थे उनके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। उस समय कौन शासक थे? शिशुनाग थे, ये काला शोक था, नंदीवर्धन था, घनानंद था। इनमें से बताना है वो कहाँ पे जब जो शिशुनाग वंश का किस शासक के समय में ये द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, उस समय कौन शासक था, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अगर इसकी बात की जाए तो उस समय थे कालाशोक। कौन थे? कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है 383 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्रांतक क्षत्रियों को नाश करने वाला और द्वितीय परशुराम क्या होता है? जिसे सर्व छत्रांतक कहा जाता था या द्वितीय परशुराम की उपाधि से किसने धारण किया? ये दोनों उपाधियां कौन धारण करते हैं? नंबर 1 अजातशत्रु, नंबर 2 शिशुनाग, नंबर 3 महापद्मनम, नंबर 4 दिया गया है घनानंद। इनमें से बताना है ये उपाधि किसने धारण करते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो सर्व छत्रांतक या द्वितीय परशुराम कहा जाता था महापद्मनंद। किसको? महापद्मनंद को इन्होंने ये उपाधियां धारण करते हैं। कौन से? द्वितीय परशुराम जो होते हैं और सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों को नाश करने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मगध शासक क्या होता है? मगध शासक सिकंदर महान का समकालीन था। नंबर 1 महापद्मनंद, नंबर 2 घनानंद, नंबर 3 उदयन, नंबर 4 चंद्रगुप्त मौर्य। इनमें से आपको बताना है कौन सा उस समय सम्मिलित था। देखिए जब मगध का सिकंदर का महान शासक समकालीन थे उस समय घनानंद थे। कौन? घनानंद। ये बी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए हैं, मगध के किस शासक ने सर्वप्रथम कलिंग पर क्या होता है? मगध के किस शासक ने सर्वप्रथम कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और वहाँ पे जिन की मूर्ति क्या होते हैं? जिन की मूर्ति उठाकर ले जाते हैं। क्या होते हैं? जो जिन की मूर्ति होती है वहाँ से उठा के ले जाते हैं। नंबर 1 बिंबिसार, नंबर 2 अशोक, नंबर 3 महापद्मनंद, नंबर 4 अजातशत्रु। इसका जो सही उत्तर होता है महापद्मनंद जो होते हैं उन्होंने जो मगध के शासक भी होते हैं सबसे पहले कलिंग पर युद्ध करते हैं। युद्ध करने के पश्चात विजय प्राप्त करते हैं, वहाँ से जिनकी मूर्ति वे उठा ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्यक वंश का अंतिम शासक क्या है? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे उनके अमात्य शिशुनाग ने प्रत्युचित किया था? क्या है? हर्यक वंश का सबसे अंतिम शासक आपसे पूछ रहे हैं कौन होते हैं? जिनको जो शिशुनाग होते हैं शिशुनाग ने पदच्युत करते हैं। नंबर 1 मुंडक, नंबर 2 अनिरुद्ध, नंबर 3 नागदशक, नंबर 4 दर्शक। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही होती है। अगर हर्यक वंश के सबसे अंतिम शासक की बात की जाए तो नागदशक होते हैं। कौन होते हैं? इसका सी ऑप्शन सही होता है। नागदशक जो होते हैं जो शिशुनाग वंश के होते हैं उनको पदच्युत कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नंद वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? अगला क्वेश्चन है जो नंद वंश होता है उसके पतन का मुख्य कारण कौन होता है? विदेशी आक्रमण, आंतरिक विद्रोह, नंबर 3 दिए गए अत्यधिक करारोपण और जनता में अलोकप्रियता, नंबर 4 उत्तराधिकारियों का प्रभाव। इनमें से बताना कौन सा सही है। अगर इसके सही होने की बात की जाए तो इसमें जो होता है अत्यधिक जो जनता होती है जनता से अत्यधिक कर लेने की वजह से इनकी लोकप्रियता जो होती है वो कम होती चली गई, इसी वजह से इस तरह इनका पतन होता है। सी ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो होता है नंद शासक क्या होता है? नंद शासन महत्वपूर्ण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने प्रथम बार एक सुव्यवस्थित नौकरशाही और विशाल सेना का गठन किया। नंबर 2 है नंदों के समय में यह व्याकरणाचार्य पाणिनि क्या होता है? व्याकरणाचार्य पाणी हुए थे। क्या नंद वंश के समय में व्याकरणाचार्य जो पाणी थे उनके शासनकाल में थे या किसके शासनकाल में थे? इसके बारे में जानेंगे। देखा जाए जो होते थे उन्होंने पहली बार होता है विशाल सेना का गठन भी करते हैं और इनके शासनकाल में ही जो व्याकरणाचार्य पाणी थे इन्हीं के शासनकाल में थे। इस प्रकार इसका दोनों ऑप्शन सही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य इतिहास के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से एक अधिक आर्थिक ग्रंथ है। दूसरा देखिए, मेगास्थनीज की इंडिका ने अपने मूल रूप में उपलब्ध थी। इसका अंश बाद के लेखकों द्वारा उद्धरणों से मिलते हैं। और तीसरा देखिए, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य की चालों का वर्णन करता है। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। अगर इसके कथन की बात की जाए इसमें जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से वह आर्थिक ग्रंथ है, ये आपका कथन गलत है। आर्थिक ग्रंथ नहीं होता, इसका पहला काट देंगे तो कौन सही होगा? पहला कट गया, सी कट गया और डी कट गया आपसे, इस प्रकार दूसरा ऑप्शन सही होगा। दूसरा और तीसरा आपका कथन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध के बाद हुई संधि के संदर्भ में क्या कथन सही नहीं है? आपको पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। आपके सामने 4 कथन देंगे, इनमें से एक कथन सही नहीं होगा, वही कथन जो सही नहीं होगा वही आपका सही उत्तर होगा। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री ही अप
सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर देते हैं, ये कथन सही है। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार देते हैं, ये भी कथन सही है। उसके बाद सेल्यूकस ने एरिया अराकोसिया जेंड्रोसिया और पेरिपेक्साई का प्रदेश चंद्रगुप्त को सौंपते हैं। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को बिंदुसार के दरबार में भेजते हैं। इनमें से बताना है आपका कौन सा कथन सही नहीं है। देखा जाए तो जो सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को बिंदुसार के दरबार में भेजते हैं, ये आपका कथन सही नहीं है। बाकी ऊपर के जो तीनों कथन होते हैं वे सही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अमित्र घात क्या है? अमित्र घात जो शत्रुओं का विनाश करने वाले के नाम से किसी मौर्य शासक को जाना जाता है? नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, नंबर 2 बिंबिसार, नंबर 3 अशोक, नंबर 4 दशरथ। दशरथ इसका जो सही उत्तर था, इसमें बिंबिसार को क्या होता है? बिंबिसार को ये अमित घात जो होता है ये उपाधियों से जाना जाता है। ये शत्रुओं को नाश करने वाला भी कहा जाता था बिंबिसार को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दोगे कलिंग का। अशोक के कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? इस युद्ध का वर्णन अशोक के 10वें शिलालेख में मिला है। दूसरा दिए गए युद्ध के समय कलिंग का राजा खारवेल था। और तीसरे के युद्ध के भीषण नरसंहार से अशोक को धम्म विजय की ओर प्रेरित करता है। नंबर 4 दिए गए, इस युद्ध के बाद अशोक ने जैन धर्म अपना लिया। इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही होता है। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें इसका सी वाला ऑप्शन सही होता है। अगर इसका बात की जाए, इस वक्त अशोक के असल 10वें शिलालेख में नहीं, 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। युद्ध के समय कलिंग का राजा खारवेल की बात की जाए है, जबकि उस समय कलिंग का जो युद्ध था, देखिए उस समय अशोक का जो जैन धर्म है उन्होंने यहाँ पे बौद्ध धर्म अपनाते हैं। क्या होता है? बौद्ध धर्म आते हैं। इसका सी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अशोक के धम्म के बारे में। क्या होता है? अशोक के धम्म के स्वरूप के बारे में क्या कथन सही है? यह एक नया धर्म था जिसे अशोक ने स्थापित किया था। दूसरा देखिए, यह सभी धर्मों का सार और एक नैतिक आचार संहिता थी। नंबर 3 दिए गए, धम्म का प्रचार केवल भारत के भीतर ही किया गया था। और चौथा दिया, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए राजू नामक के नए अधिकारियों की नियुक्त करते हैं। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। अगर इसके सही होने की बात की जाए तो इसमें जो होता है, देखिए सभी धर्मों का एक सार था। क्या था? और एक नैतिक आचार संहिता थी। ये आपका सही होता है। अशोक ने सब इस धर्म के जो जैन धर्म बौद्ध धर्म होता है, इसकी स्थापना अशोक ने नहीं करते। इस वजह से इसका पहला ऑप्शन गलत होता है। धर्म प्रचार केवल भारत में नहीं था, ये भारत से बाहर भी इसमें प्रचार करने जाए तो जो अशोक के पुत्र होते हैं, पुत्र और पितृ जो होते हैं महेंद्र और संघमित्रा, ये प्रचार करने के लिए श्रीलंका जाते हैं, इसलिए ये भारत से बाहर भी होता है। उन्होंने रज्जुका का ये प्रयोग अधिकारी को नियुक्त नहीं करते हैं धम्म के लिए। इस वजह से इसका डी ऑप्शन भी गलत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिए? सूची 1 में अशोक के नाम दिए गए हैं और उनकी उपाधियां दी गई। सूची 2 में स्रोत बताया गया कि किस स्रोत में उनको किस नाम से जाना जाता है। जो अशोक का नाम होता है, इसका उल्लेख किया गया है जो मास्की एवं गुर्जर अभिलेख होता है उससे प्राप्त होता है। और प्रियदर्शी की बात की जाए तो ये दीपवंश का महावंश होता है, इससे प्राप्त होता है। मगध राज की बात की जाए तो ये होता है भाब्रू शिलालेख से पता चलता है। और बुद्ध शाख की बात की जाए तो ये कंधार जो अभिलेख होता है वहाँ से इसका प्राप्त होता है। इस प्रकार इसका ए वाला ऑप्शन सही होता है। यहाँ पे डी की जगह 4 लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्यकालीन शासक के क्या होता है? मौर्यकालीन प्रशासन में राजस्व विभाग क्या होता है? राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी कौन होता है आपको बताना है। नंबर 1 सन्निधाता, नंबर 2 समाहर्ता, नंबर 3 प्रदेष्टा और नंबर 4 दिए गए नायक। इनमें से बताना है कौन सा सही होता है। इसमें देखा जाए जो समाहर्ता था, क्या होता है? समाहर्ता जो होते हैं वह राजस्व विभाग या मुख्य अधिकारी होते हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के अभिलेखों में की भाषा क्या होता है? अशोक के जो अभिलेख होते हैं उनकी भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन पे ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछा है कौन सा उनके जो अशोक के अभिलेख होते हैं उनमें भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है। भारत के अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक भाषा है। क्या होता है? प्राकृतिक भाषा ब्रह्मी लिपि में। नंबर 2 सहबाजगढ़ी, क्या होता है? सहबाजगढ़ी और मानसेहरा, क्या होता है? सहबाजगढ़ी और मानसेहरा खरोष्टी लिपि में। नंबर 3 देखिए तक्षशिला एवं लघमान आरामी लिपि में। कौन सी आरामी लिपि में? नंबर 4 देखिए कंधार सारे पूना केवल संस्कृत लिपि में है। इनमें से बताना कौन सा कथन गलत है। इसमें अगर देखा जाए जो कंधार होता है, कंधार सोरकुनो केवल संस्कृत लिपि में है, ये आपका कथन गलत होता है। क्या है? केवल संस्कृत लिपि में है, ये आपका गलत होता है। ये अभिलेख द्विभाषी है। क्या थे? द्विभाषी है, जो ग्रीक भाषा में और आरामी लिपियों में लिखा गया है। किसमें? आरामी लिपि में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में कौन सा एक तर्क है इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी क्या है? हेमचंद्र राय चौधरी ने दिया था। नंबर 1 अशोक की अत्यधिक शांतिवादी नीति, नंबर 2 ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, नंबर 3 वित्तीय संकट और भारी कर, और चौथा देखिए अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी। इनमें से बताना है कौन सा सही है। इसमें ने जो हेमचंद्र राय चौधरी ने दिया था, अशोक की अत्यधिक शांतिवादी नीतियों की वजह से मौर्य साम्राज्य जो होता है पतन की तरफ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य शासक का अंतिम सम्राट कौन था? उनकी हत्या उसके सेनापति ने की थी। इनमें बताया कुडाल, संप्रति, देवर्धन और बृहदत्त।
अगर बात की जाए तो मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था बृहदत्त था, इसका डी ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में भास्कर वर्मा क्या होता है, भास्कर वर्मन कहाँ का शासक था जिन्होंने हर्ष के पास हंसवेग क्या होता है, हंसवेग नामक दूत भेजता है। गौंड का, कामरूप का, वल्लभी के, नंबर 4 मालवा का। इनमें से बताना है कि वह कौन सा था जिन्हें अपने शासन में हंसवेग को दूत के रूप में भेजता है। इसका जो सही उत्तर होता है, जो कामरूप थे, कौन थे, कामरूप के वे शासक थे। इसका बी ऑप्शन सही है। क्या होता है, कामरूप के शासक थे, उन्होंने हंसवेग को अपने दूत में भेजते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, हर्ष के बांसखेड़ा क्या होता है, हर्ष के बांसखेड़ा अभिलेख जो होता है कि किस अधिकारी का उल्लेख महाराजा महाराजा और महासामंत के रूप में किया गया है। जो हर्ष का अभिलेख होता है, बांसखेड़ा अभिलेख होता है, उसमें किस अधिकारी को महाराजा और महासामंत कहा गया है। नंबर 1 सिंहनाद को, नंबर 2 अवंती को, नंबर 3 भंडी को, नंबर 4 कुंतल को। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें भंडी जो होते हैं इन्हें महाराजा एवं महासामंत भी कहा जाता था। और अगला क्वेश्चन देखा है, चीनी यात्री वेनसांग क्या होता है। वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन या हर्षकालीन समाज में शूद्रों की मुख्य वृत्ति क्या थी, शूद्रों की मुख्य वृत्ति क्या थी, ये वेनसांग ने समाज में पूछा है। नंबर 1 सेवाकार से, व्यापार से, नंबर 3 कृषि से, नंबर 4 अध्ययन से। इसका जो सही उत्तर था, जो शूद्र लोग होते हैं, शूद्र का काम था कृषि, क्या था, कृषि कार्य था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, हर्ष के किस अभिलेख पर उनके स्वयं के सुंदर क्या है, स्वयं के सुंदर हस्ताक्षर या स्वयं हर्तुमम महाराज धीराजम हर्ष श्री हर्षस्य का अंकित होता है। मधुबन अभिलेख में, नालंदा मुद्रा में, नंबर 3 सोनपत मुहर में, नंबर 4 बांसखेड़ा अभिलेख में। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें जो बांसखेड़ा अभिलेख होता है उसमें उनका स्वयं के सुंदर हस्ताक्षर अंकित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कन्नौज में आयोजित विशाल धर्म महासम्मेलन क्या होता है, धर्म महासम्मेलन की अध्यक्षता किसने कहते हैं। कन्नौज में जो होता है, दिवाकर मित्र, हुएन सांग, नंबर 4 इत सिंह और चौथा फाहियान। इसका जो सही उत्तर होता है उसका उस समय जो करते हैं हुएन सांग। कौन करते हैं, कन्नौज में जो आयोजित धर्म महासम्मेलन होता है उसका अध्यक्षता कौन करते हैं, हुएन सांग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षकालीन आर्थिक व्यवस्था में हिरण्य क्या है, हिरण किस प्रकार का कर होता था। नगद रूप में देकर, अनाज के रूप में देकर, नंबर 3 दिए गए सिंचाई कर, नंबर 4 व्यावसायिक वस्तुओं के रूप में। इसका जो सही होता है कि वह नगद कर के रूप में क्या होता है, नगद कर के रूप में दे होता है, नगद कर के रूप में दे होता है, उसे हिरण कहा जाता है। क्या है, हिरण कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, यहाँ से ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना स्वयं सम्राट हर्ष द्वारा रचित नहीं है। इसमें पूछा है कि कौन सा रचना जो होता है हर्ष द्वारा रचित नहीं। इसमें से चारों रचनाओं में से 3 रचनाएं हर्ष द्वारा होगी, एक रचना जो हर्ष द्वारा नहीं लिखी गई होगी, वो जो नहीं लिखी गई होगी वही उनकी रचना होंगी। अगर इसकी बात की जाए, देखिए रत्नावली हो गई, प्रियदर्शिका हो गई, नागनंदा हो गई। क्या है, नागानंद जो होती है ये रचना, ये तीनों जो होती है हर्षवर्धन की होती है। क्या होती है, हर्षवर्धन की जो हर्षचरित होती है ये हर्षवर्धन से संबंधित नहीं होती है, हर्ष ने इसको नहीं लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयाग में आयोजित छठे मोक्ष परिषद क्या होता है। जो प्रयागराज में छठा मोक्ष परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही है। वह प्रत्येक 12 वर्ष में होता था। हर्ष ने यहाँ पे अपनी समस्त संपत्ति दान करते हैं, क्या है, समस्त संपत्ति दान कर देते हैं। केवल हिंदू देवताओं की पूजा क्या होता है, केवल हिंदू देवताओं की पूजा होती थी। इसमें इत सिंह ने भाग लिया था, आपसे कुछ पूछ रहा है, इसमें इत सिंह ने भाग लिया था। इनमें से बताना है ये जो छठा मोक्ष परिषद का संबंध होता है, चारों में से कौन सा कथन सही है। इसकी बात की जाए तो हर्ष ने अपनी सारी संपत्ति इसमें दान दे देते हैं। क्या है, इसका बी ऑप्शन सही होता है। क्या होता है, इसका बी ऑप्शन सही होता है, उन्होंने सारी संपत्ति अपने दान दे देते हैं। ये प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं, न कि 12 वर्ष में, इस वजह से पहला ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन देखे हैं, हर्ष के प्रशासन में स्कंदगुप्त क्या है, स्कंदगुप्त किस सैन्य इकाई का सर्वोच्च अधिकारी थे। अश्वसेना, पैदल सेना, गज सेना या हस्ती सेना, और चौथा दे गए हैं नौसेना। इनमें से बताना है वे किसके प्रमुख थे। अगर इसकी बात की जाए तो वे गज सेना के प्रमुख थे, जो स्कंदगुप्त थे गज सेना के प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हुएन सांग क्या होता है। हुएन सांग की अध्यक्षता के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे। जब हुएन सांग अध्यक्ष बने थे उसमें नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे। शीलभद्र, धर्मपाल, ज्ञानचंद्र और स्थिरमती कौन थी। इनमें से चारों में से बताना है इसका कौन सा सही उत्तर होता है। अगर बात की जाए तो जब हुएन सांग अध्यक्ष बने थे उसमें कुलपति जो थे वो थे शीलभद्र। कौन थे, शीलभद्र। इसका पहला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने कल्याणी क्या होता है, कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव रखे। तेलप द्वितीय, सोमेश्वर प्रथम, विक्रमादित्य खष्ट, पुलकेशन द्वितीय। इसका जो सही उत्तर होता है, कल्याणी चालुक्य वंश की नींव जो रखते हैं तैलम द्वितीय का होता है, तैलप द्वितीय। इसका पहला ऑप्शन सही होता है, तैलप द्वितीय ने इसका निर्माण रखते हैं। मान्यखेट क्या होता है, मान्यखेट के राष्ट्रकूट वंश का वास्तविक संस्थापक। आपसे पूछा है राष्ट्रकूट के जो वास्तविक संस्थापक
किसे माना जाता है? नंबर 1 कृष्ण प्रथम, दंतिदुर्ग, ध्रुव और अमोघ वर्ष। इनमें से इसका बताना है कौन सा सही होता है। अगर इसकी बात की जाए तो राष्ट्रकूट जो वंश होता है उसका वास्तविक संस्थापक जो थे दंतिदुर्ग थे। कौन थे? दंतिदुर्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर क्या था? एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? दंतिदुर्ग, गोविंद तृतीय, प्रथम कृष्ण और अमोघ वर्ष। इनमें से बताना है इसने किसने निर्माण करवाया था। अगर इसकी बात की जाए तो ये कृष्ण प्रथम थे। कौन थे? कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है वो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित होता है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कविराज मार्ग क्या होता है? कविराज मार्ग जो होता है नामक कन्नड़ ग्रंथ की रचना किस राष्ट्रकूट शासक ने की थे? क्या होता है? जो कविराज नामक कन्नड़ ग्रंथ होते हैं इसकी रचना किस राष्ट्रकूट शासक ने की थी? इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय, अमोघ वर्ष और ध्रुव। इनमें से बताना है कौन इसने की थी। अगर इसकी बात की जाए तो जो कविराज नामक कन्नड़ ग्रंथ होती है इसकी रचना करते हैं अमोघ वर्ष। कौन? अमोघ वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं या आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है वेंगी के पूर्वी चालुक्य वंश क्या होता है? वेंगी के पूर्वी चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? नंबर 1 जयसिंह प्रथम, नंबर 2 विष्णुवर्धन, नंबर 3 पुलकेशन द्वितीय, नंबर 4 राजराज नरेंद्र। इनमें से बताना है वेंगी के पूर्व चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे। अगर इसकी बात की जाए तो इसके संस्थापक उस समय होते हैं विष्णुवर्धन। कौन थे? विष्णुवर्धन इसके वास्तविक संस्थापक होते हैं। कसरत चालुक्य वंश के जो पूर्वी चालुक्य वंश था उसके संस्थापक होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अभी तक देखे जाएँ जो जीएस वर्ड द्वारा कराए गए टेस्ट नंबर 1 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कह सकते हैं टेस्ट को हम लोग देख रहे हैं। इनमें से हम लोग 75 क्वेश्चन आज पहले भाग में देखेंगे। बाकी जो शेष जो क्वेश्चन बचते हैं कल वाले क्लास में हम लोग उसको कंप्लीट करते हुए जो जीएस वर्ड का पहला टेस्ट होगा हम इसे कंप्लीट करेंगे। इस टेस्ट को आप लगाते रहिए, अपने मन से लगाइए, फिर उसके बाद अपना मैच करिए, फिर उसके बाद मिलान करिए, देखिए आपने कितना क्वेश्चन सही किया या गलत किया। फिर उसके बाद अपनी परीक्षा को उसी धार में लगाते रहिए या उसी फिर ड्राइव पे चलते रहिए। ऐसे ही चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।